वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइज, आज के वीडियो में हम 500 एमसीक्यूज की सीरीज नंबर 4 पढ़ेंगे। तो मैंने सीरीज 3 में आपके लिए क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर ऑलमोस्ट सभी लोगों ने है जो सही दिया है। कुछ लोगों ने थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसके कारण उनका आंसर रॉन्ग हो गया है, तो उसको मैं अभी बताऊँगी। तो उसके पहले जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो पब्लिश करूं मैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस को देख सकें। और साथ ही साथ जीके के लिए मेरा दूसरा चैनल है, उस पर मैंने नॉर्सा अटेम्प्ट्स के लिए सेपरेटली एक सीरीज स्टार्ट की है। उसमें डेली का करंट अफेयर, जीके, जनरल साइंस रिलेटेड क्वेश्चन मैं वहाँ पे प्रोवाइड कराती हूँ आपको। आप चाहे तो वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सीरीज 4। तो सीरीज 3 में मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों के लिए, वो था हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? ऑप्शन थे लुईस पास्चर, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, सिगमंड फ्रूड और डी ऑल ऑफ द अबव। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक और लुईस पास्चर में। तो माइक्रोबायोलॉजी के फादर तो लुईस पास्चर ही हैं, बट मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी की बात की जाए तो उसके फादर के रूप में किसको जाना जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। तो यहाँ का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, nurse is caring for a patient who has had hip replacement. Which of the following finding are of paramount importance? हिप रिप्लेसमेंट से हर बार गाइस एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जिसकी रिसेंट में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की गई है, तो आपके लिए एज अ नर्स आप उसकी केयर कर रहे हैं, तो किस फाइंडिंग को है जो टॉप प्रायोरिटी रख के आप उसकी केयर करेंगी? ऑप्शन है यहाँ पर कंप्लेन ऑफ पेन फॉलोइंग फिजिकल थेरेपी, complain of pain during repositioning, temperature of 101.8 degree Fahrenheit, scanned body discharge on the surgical dressing। तो यहाँ पर क्या आप एक्यूरेट ऑप्शन आपको इनमें से लगेगा कि सबसे टॉप प्रायोरिटी आपको इस ऑप्शन के लिए देनी होगी? हिप रिप्लेसमेंट का पेशेंट है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि यदि टेम्परेचर बढ़ा है मतलब उसको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है। टेम्परेचर कब बढ़ता है बॉडी में? जब कोई भी इन्फेक्शन हो। तो सबसे पहले हम किस चीज़ को नोटिफाई करेंगे? वो होगा टेम्परेचर ऑफ 101.8 डिग्री फ़ारेनहीट। तो इस जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट को आपको नोट करना है और साथ ही साथ फिजिशियन को, डॉक्टर को बताना होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। हिप रिप्लेसमेंट में यदि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है या फिर कोई सी भी सर्जरी हुई है, तो आपको जनरली जो बोन से रिलेटेड सर्जरीज होती हैं उनमें यदि टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो, मतलब कुछ भी ऐसे इन्फेक्शन एंटर हुआ है बॉडी में, इस तरीके से है जो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज की जाती हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स फ्रॉम लिवर टू एडिपोज टिश्यू। इट इज़ द फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिपोप्रोटीन्स। तो आपने लिपोप्रोटीन्स पढ़े हुए होंगे, तो उनमें जो ट्राइग्लिसराइड है वो लिवर से एडिपोज टिश्यू तक उनका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ये काम किस लिपोप्रोटीन का है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एलडीएल, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और वीएलडीएल, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एचडीएल। तो जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनको लिवर से एडिपोज टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करने का काम है वो करते हैं वीएलडीएल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सी, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट हार्ट साउंड इज बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हार्ट के जो साउंड है आपने टू टाइप के, लब एंड डब। लब डब साउंड होते हैं, तो फर्स्ट हार्ट साउंड है जो लब, वो किसके कारण होता है? किस हार्ट में ऐसा कौन सी फंक्शनिंग होगी जिसके कारण वो प्रोड्यूस होगा लब साउंड? ऑप्शन है यहाँ पर क्लोजर ऑफ आर्ट्रियल मस्कुलेचर, क्लोजर ऑफ आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो हार्ट का साउंड होता है वो किसके कारण होगा? हार्ट में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो होता है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के क्लोज होने के कारण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। जो भी आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं, उनके क्लोज होने के कारण क्या होता है? जो साउंड आएगा लब साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड है, तो किसके कारण होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व है जो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, उनके क्लोज होने के कारण। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एब्डोमिनल सर्जरी।
तो जो सर्जरी होती है उनमें जनरली एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, तो वो कौन सा कॉम्प्लिकेशन है? यहाँ पर एब्डोमिनल सर्जरी की बात की जा रही है कि यदि एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो कौन सा मोस्ट कॉमन पॉइंट है जिसको हम प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशन के तौर पर है जो रोक सकते हैं। यदि सर्जरी हुई है तो हम उस चीज़ के लिए रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑप्शन है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यूरिनरी रिटेंशन और डी एटिलैक्टेसिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी एटिलैक्टेसिस। जो लंग्स हैं उनका एक लोब या तो फुली लंग्स है क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे, तो वो कंडीशन कहलाती है एटिलैक्टेसिस। तो यहाँ पर जो जनरली एब्डोमिनल सर्जरी होती है, कोई सी भी सर्जरी हो, तो उसमें क्या होता है, लंग्स कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कौन से किस कारण से कंडीशन हो रही है एटिलैक्सिस की कंडीशन, तो उस कारण को हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं या फिर प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसके कारण हम एटिलैक्सिस की कंडीशन को भी रोक सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, एटिलैक्टेसिस। और उसके बाद दूसरा हो सकता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा डी एटिलैक्सिस। तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट और पार्शियल कोलैप्स ऑफ द एंटायर लंग्स और एरिया ऑफ द लंग्स। वही मैंने आपको बताया कि या तो पूरा लंग्स कोलैप्स हो जाएगा या फिर लंग्स का कोई एक लोब या फिर कुछ ऐसे एरिया क्या होगा, कोलैप्स होगा। और ये जनरली मोस्ट कॉमन ब्रीदिंग कॉम्प्लिकेशन है सर्जरी के बाद होने का। यदि आपके लिए क्वेश्चन इस तरीके से ना है कि एब्डोमिनल सर्जरी में क्या कॉम्प्लिकेशन हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ये भी आ सकता है कि आफ्टर सर्जरी के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, तो वो है एटिलैक्टेसिस। ये देखिए यहाँ पर नॉर्मल लंग्स इस तरीके से रहेंगे और जो कोलैप्स्ड लंग रहेंगे, सिकुड़े हुए लंग्स रहेंगे, जिनको हम हिंदी में कहें तो वो होंगे इस तरीके से। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ अ हेल्दी न्यूबॉर्न। एक हेल्दी न्यूबॉर्न की रेस्पिरेटरी रेट कितनी रहेगी, 16 पर मिनट, 20 पर मिनट, 35 पर मिनट या फिर 22 ब्रीथ पर मिनट। तो यहाँ पर जो नॉर्मल हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी की पूछा है, तो जनरली जो नॉर्मल हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनकी रेस्पिरेटरी रेट की बात की जाए तो वो होती है 30 to 60, 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट तक हो सकती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, सी 35 पर मिनट, 35 ब्रीथ्स पर मिनट। यहाँ पर ये देखिए एज के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है वो दी हुई है। तो न्यूबॉर्न टू 6 वीक, यदि नॉर्मल न्यूबॉर्न से 6 वीक तक की पूछा जाए तो 30 to 6 ब्रीथ पर मिनट। इन्फेंट जो 6 वीक्स से 6 मंथ की एज के हैं तो उनकी 25 से 40, 25 to 40। टोडलर 1 ईयर to 3 ईयर हैं तो उनमें 20 to 30 रहेगी। यंग चिल्ड्रन 3 to 6 ईयर्स के तो उनमें 20 to 25। ओल्डर चिल्ड्रन है यदि 10 से 14 साल तक की एज के तो उनमें 15 से 20। और एडल्ट में जनरली 16 पर मिनट मानी जाती है, बट एडल्ट का यहाँ पर सभी का कंपेयर किया गया अप्रॉक्सीमेट है तो वो कितनी है, 12 से 20। नेक्स्ट इज व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट व्हेन अ मेल क्लाइंट इज हैविंग टॉनिक क्लॉनिक सीजर। यदि किसी मेल क्लाइंट को या फिर फीमेल क्लाइंट को टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स की कंडीशन है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी। ऑप्शन है यहाँ पर रेस्ट्रेन द क्लाइंट्स लेग एंड आर्म, एलिवेट द हेड ऑफ बेड, place a tongue blade in the client mouth, or D take measures to prevent injury। तो यहाँ पर मेल क्लाइंट हो, फीमेल क्लाइंट हो या फिर चाइल्ड को लेके पूछा जाए तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी स्पेशली टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स की कंडीशन में तो वो होगी इंजुरी से प्रिवेंट करना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, डी टेक मेजर्स टू प्रिवेंट द इंजरी। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल डिपेंडेंट बैक्टीरिया आर कॉल्ड। तो बैक्टीरिया बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर न्यूट्रिशनल बैक्टीरिया जो न्यूट्रिशन पर डिपेंडेंट बैक्टीरिया है वो कौन से हैं, हेट्रोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स, फोटोट्रोप्स और कीमोट्रोप्स। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया है न्यूट्रिशनल डिपेंडेंट बैक्टीरिया वो क्या है, हेट्रोट्रोप्स बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं, इनका जो मेन सोर्स होता है वो होता है कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन है जो इनका न्यूट्रिशनल सोर्स होता है। ऑटोट्रोफ में क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड रहती है और साथ ही साथ इनमें एक ऐसी कैपेसिटी होती है कि ये CO2 कंपाउंड्स को क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोटोट्रोफ जो फोटोसिंथेसाइज करने के बाद ही उनका न्यूट्रिशन उनको मिल पाता है। कीमोट्रोफ्स ऐसे बैक्टीरिया जो किसी भी केमिकल कंपाउंड को इंजेस्ट करके खाने के बाद ही उनको एनर्जी मिलती हो। तो ये हो गए 4 टाइप के बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज प्रेजेंट ओनली इन डिमेंशिया व्हेन कंपेयर्ड विद डेलीरियम। ये क्वेश्चन एम्स भोपाल में आ चुका है। तो
यदि डिलेरियम डेमेंशिया को कंपेयर किया जाए तो कौन सी चीज़ है जो डिमेंशिया में बस प्रेजेंट रहेगी कंपैरिजन टू डेलीरियम के? ऑप्शन है यहाँ पर मिसपरसेप्शन, विविड इल्यूजन, हेलुसिनेशन, सिस्टेमेटाइज डिल्यूजन अकर्स अर्ली। तो यहाँ पर डिमेंशिया को डिफ्रेंशिएट करना है डेलीरियम से, तो कौन सी चीज़ है जो ओनली डिमेंशिया में रहेगी? तो वो होगी सिस्टेमेटाइज्ड डिल्यूजन अकर अर्ली, और बाकी सब है जो कॉमन रहेंगे दोनों। इसमें देखिए यहाँ पर डिफरेंस भी दिया हुआ है कि डेलीरियम डिमेंशिया से किस तरीके से डिफरेंट हो सकते हैं। एक तो ऑनसेट कब देखने को मिलेगा, रैपिड आवर्स और डे डिक्रीज इन MMSE स्कोर, जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन स्कोर है वो क्या रहेगा, बहुत ही फास्ट डिक्रीज होगा। तो हम बात करें डेलीरियम तो जनरली यंग एज के लोगों में भी देखने को मिल सकता है, किसी सर्जरी के बाद भी देखने को मिल सकता है कभी कभी, और जो डिमेंशिया जनरली एल्डर पीपल में ही देखने को मिलेगा। जो बूढ़े लोग हैं, यंग लोग हैं, उन्हीं को देखने को मिलेगा। और एक कभी कभी इसकी जो प्रोग्रेसिव है कैसी होती है, स्लो रहेगी, और 2 से 3 जो MMSE पॉइंट है इसका वही बस कम होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर तक के लिए कम हो सकता है। सिम्टम्स क्या रहेंगे, फ्लक्चुएट ओवर द कोर्स ऑफ द डे। जो डेलीरियम के सिम्टम है क्या है, एक तो कम टाइम के लिए ये चीज़ हो रही है, इसके सिम्टम्स भी फ्लक्चुएट होंगे, कभी ज़्यादा कभी कम। और डिमेंशिया में क्या होगा, स्टेबल रहेंगे। ड्यूरेशन डेज टू वीक, वही मैंने बताया कि डेलीरियम में कुछ दिनों से कुछ वीक तक रहेगा, डिमेंशिया लॉन्ग टाइम तक चलता है। ओरिएंटेशन इसमें कैसा रहेगा, डिसओरिएंटेशन एंड डिस्टर्ब्ड थिंकिंग आर इंटरमिटेंट। तो यहाँ पर जो डिसओरिएंटेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी, साथ ही साथ इंटरमिटेंट थिंकिंग भी क्या रहेगी, डिस्टर्ब रहेगी। यहाँ पर परसिस्टेंट डिसओरिएंटेशन देखने को मिलेगा। और कॉन्शियसनेस लेवल की बात की जाए तो फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है जनरली डेलीरियम की कंडीशन में। और जो डिमेंशिया के पेशेंट हैं वो अलर्ट और स्टेबल रहेंगे। तो ये हो गया गाइज इस तरीके से डिमेंशिया और डेलीरियम में बेसिक पॉइंट जो आपको याद रखना है। आपको मेन ये याद रखना है कि डेलीरियम क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है और जल्दी ठीक हो जाता है, डिमेंशिया लॉन्ग टर्म तक रहता है, कभी कभी ठीक नहीं भी होता। और ये जो ओल्ड एज लोग हैं उन्हीं में जनरली ये कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज द पर्सन विच इज नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इज इंसर्टेड द स्टमक इज फ्लश्ड एंड इंजेस्टेड सब्सटेंस आर रिमूव्ड थ्रू द ट्यूब, इट इज कॉल्ड। तो एक NG ट्यूब है इंसर्ट की जा रही है स्टमक में, जो भी इंजेस्टेड मटेरियल है, खाया पिया है, उसको सब बाहर निकालने के लिए ट्यूब के थ्रू फ्लश करना है पूरे स्टमक को। तो ये क्या कहलाएगा, कोलोनिक इरिगेशन, डिकम्पनसेशन, गैस्ट्रिक लेवास और गैस्ट्रिक गैवास। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, गैस्ट्रिक लेवास। ये जो गैस्ट्रिक लेवास जनरली क्यों किया जाता है, जब किसी भी तरीके की पॉइजनिंग के केस रहें, किसी ने कुछ भी ऐसे पॉइजन लिया हो, तो पूरे स्टमक को फ्लश आउट करने के लिए क्या किया जाता है, गैस्ट्रिक लेवास किया जाता है। और गैस्ट्रिक गैवास में क्या होता है, कुछ भी ऐसे ट्यूब के थ्रू खाना पीना खिलाया जाता है। इसके अपोजिट गैस्ट्रिक लेवास में क्या होता है, जो स्टमक है उसको फ्लश किया जाता है, जो भी इंजेस्टेड आइटम है उसको बाय द ट्यूब रिमूव किया जाता है, जो कुछ भी खाया पिया है। और जो गैस्ट्रिक लेवास है जनरली जो भी पॉइजनिंग वाले केस होते हैं उनमें किया जाता है। गैस्ट्रिक गैवास इसके अपोजिट है। इसका मतलब हो तो सप्लाइंग न्यूट्रिशनल सब्सटेंस वाया स्मॉल प्लास्टिक ट्यूब डायरेक्ट टू द स्टमक। वही मैंने आपको बताया कि गैस्ट्रिक गैवास में स्टमक को फ्लश आउट किया जाता है, गैस्ट्रिक गैवास में न्यूट्रिशनल सब्सटेंस को वाया ट्यूब डायरेक्ट क्या किया जाता है, स्टमक में भेजा जाता है। नेक्स्ट इज अ नर्स रिसीविंग अ पेशेंट रिकॉर्ड एंड नोट्स दैट द पेशेंट हैज रीनल डिसऑर्डर। The nurse expect to note which of the following laboratory result। तो एक कोई पेशेंट है, नर्स ने रिसीव किया है, उसके जो रिकॉर्ड्स मिले हैं, नोट्स मिले हैं, तो उसमें पाया गया कि पेशेंट को रीनल डिसऑर्डर है, किडनी डिसऑर्डर है। तो आपके लिए जो उसके जो नोट्स उनमें आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, कौन सी जो लेबोरेटरी रिजल्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन है यहाँ पर इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल, डिक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल, एलिवेटेड सीरम क्रिएटिनिन लेवल और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो जनरली किडनी प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल है बढ़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पर इसका आपको आंख बंद करके राइट आंसर लगाना होगा। यदि किडनी डिसऑर्डर को लेकर इस तरीके के ऑप्शन आए तो आपका राइट आंसर हमेशा होना चाहिए जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल है क्या रहेगा, एलिवेट रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। नेक्स्ट इज इन इंट्राथीकल इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन अ ड्रग थ्रू द। तो बहुत सारे टाइप के आपने इंजेक्शन पढ़े, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस,
इंट्राओसियस, और यहाँ पर है इंट्राथीकल। तो इंट्राथीकल इंजेक्शन है जो, इसमें ड्रग कहाँ पर दी जाती है? सुपरफिशियल वेन में, कार्डियक एरिया में, नी और स्पाइन। तो यहाँ पर जो इंट्राथीकल इंजेक्शन है कहाँ पर दिए जाते हैं? स्पाइन में। इस तरीके से डायरेक्ट कोई भी मेडिसिन है उसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भेजना है तो उस तरीके के इंजेक्शन क्या किए जाते हैं? स्पाइनल एरिया में दिए जाते हैं, और इंजेक्शन क्या कहलाते हैं? इंट्राथीकल इंजेक्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नॉक्ट्यूरनल एन्यूरेसिस। तो रात के टाइम में जो बेड बाइटिंग करते हैं बढ़े, एक्चुअल में जो एन्यूरेसिस के लिए, जो नॉक्ट्रल एन्यूरेसिस की कंडीशन है, 6 साल से कम एज के बच्चों को कोई भी मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पर एज तो नहीं बताई है, मैंने आपके लिए बताया है कि जो यदि नॉक्ट्रनल एन्यूरेसिस की कंडीशन है, तो यदि बच्चे की एज 6 साल से ज़्यादा है तभी आप उसको ये मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन जो डॉक्टर लिखे दे सकते हैं। 6 साल से कम एज के बच्चों में जो एन्यूरेसिस के लिए किसी भी तरीके की मेडिसिन नहीं दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है इमिप्रामाइन, ट्राजोडोन, क्लोरप्रोमाजीन और सर्ट्रेलिन। तो जो नॉक्ट्रल एन्यूरेसिस के लिए मेडिसिन दी जाती है, जनरली यूज़ की जाती है, वो है इमिप्रामाइन। इमिप्रामाइन एक तरीके का ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एजेंट है। इसको जनरली डिप्रेशन में यूज़ किया जाता है, बट ये जो एंजाइटी पैनिक डिसऑर्डर के साथ साथ इसको बेड वेटिंग और नॉक्टूरिया की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और ये बाज़ार में किस नाम से मिलती है? टोफ्रानिल। देखिए यहाँ पर मेडिसिन की एक इमेज भी दी हुई है। तो कौन सी मेडिसिन दी जाती है बेड बाइटिंग को ट्रीट करने के लिए? इमिप्रामाइन। नेक्स्ट इज व्हाट शुड यू मॉनिटर व्हेन अ पेशेंट टेकिंग हाई डोज ऑफ एसिटामिनोफेन ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड। यदि कोई पेशेंट है, आप उसके लिए क्या चीज़ मॉनिटर करेंगे? यदि वो बहुत लॉन्ग टाइम से और हाई डोज में एसिटामिनोफेन टैबलेट ले रहा है प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से, तो आप उसमें क्या चेक करेंगे? प्रोथ्रोम्बिक टाइम, जीआई इरिटेशन, किडनी फंक्शन और डी लिवर फंक्शन। तो कोई सी भी मेडिसिन लेते हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होता है? लिवर में। तो यदि कोई पेशेंट एसिटामिनोफेन का हाई डोज ले रहा है बहुत लॉन्ग टाइम से, तो उसके कौन सा ऑर्गन डैमेज होने के सबसे ज़्यादा चांस रहेंगे? लिवर के। तो इसीलिए आप उसके लिवर फंक्शनिंग को चेक करेंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? डी लिवर फंक्शन। नेक्स्ट इज रीड स्टेनबर्ग सेल्स इन नोट्स आर फाउंड इन। तो रीड स्टेनबर्ग सेल्स किसमें देखने को मिलेंगी? ल्यूकेमिया, हॉकिंस लिम्फोमा, नॉन हॉकिंस लिम्फोमा और मल्टीपल माइलोमा। तो रीड स्टेनबर्ग सेल्स नोड से देखने को मिलते हैं जनरली हॉकिंस लिम्फोमा में, एक तरीके का ब्लड कैंसर है। तो किस में देखने को मिलते हैं? सॉरी, जो हॉकिंस लिम्फोमा है ये एक तरीके के क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम में होने वाले कैंसर हैं, जिनमें जो भी बी लिम्फोसाइट, जो भी इम्यून सिस्टम में जितने भी पार्ट रहते हैं उनको अफेक्ट करते हैं। तो ये जनरली जो रीड स्टेनबर्ग सेल्स हैं, जिनको लेक्यूलर हिस्टियोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही बड़ी जायंट सेल्स होती हैं जो हॉकिंस लिम्फोमा में देखने को मिलती हैं, और ये बी लिम्फोसाइट्स से बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड फॉर मैनेजिंग फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। यदि कुछ भी फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, यदि कुछ भी ऐसा खा पी लिया जो एयरवे में ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, फंस गया है, तो उसको कैसे निकालेंगे? जाथस्ट मैन्यूवर, एम्प्लाई मैन्यूवर और हेमलिच मैन्यूवर। मैंने आपको कल ही बताया था ये। तो यदि फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो उसको हम हेमलिच मैन्यूवर के थ्रू ठीक कर सकते हैं। इस तरीके से प्रोसेस बताई जा रही है कि आपको किस तरीके से पकड़ के हेमलिच मैन्यूवर परफॉर्म करवाना है। यदि आपको एग्जाम में इमेज बस दे दी जाए, पूछा जाए कि कौन सा मैन्यूवर, कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है, तो है हेमलिच मैन्यूवर, जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है या कुछ भी ऐसे फंसा हुआ है तो उसको निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट टू प्रिवेंट पल्मोनरी एम्बुलस इन अ पेशेंट हु इज प्रिस्क्राइब्ड बेड रेस्ट। तो एक पेशेंट है जिसको कम्प्लीटली बेड रेस्ट प्रिस्क्राइब किया गया है, तो पल्मोनरी एम्बुलस को प्रिवेंट करने के लिए, पल्मोनरी एम्बुलस से प्रिवेंट करने के लिए आप पेशेंट को क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस हैं जो देंगे? लिमिट द पेशेंट फ्लूइड इनटेक, encourage deep breathing and coughing, use the knee gauge when the client is in bed, and teach the patient to move legs in bed। तो पल्मोनरी एम्बुलस से प्रिवेंट करने के लिए किसी पेशेंट को, स्पेशली जिसके लिए बेड रेस्ट दिया गया हो, तो आपको उसके लिए बताना है
कि आप अपने पैरों को बेड पर ही मूव कीजिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, ताकि एम्बुलस का फॉर्मेशन ना हो सके। नेक्स्ट इज फूड ड्रॉप अकर्स ड्यू टू। तो फूड ड्रॉप है जो आपने पढ़ा होगा ये किसके कारण होता है? सियाटिक नर्व, ब्रैकियल प्लेक्सिस, डीप पेरोनियल नर्व और सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। तो जो फूड ड्रॉप की कंडीशन है जनरली होती है डीप पेरोनियल नर्व के कंप्रेशन के कारण, और ये नर्व देखिए यहाँ पर प्रेजेंट होती है। नॉर्मल फूट है हमारा, उसको हम पूरे तरीके से घुमा सकते हैं, बट जो ड्रॉप फूट रहेंगे उनमें पैर को अच्छे से हम लिफ्ट भी नहीं कर सकते हैं, फ्रंट पार्ट को ग्राउंड से अच्छे तरीके से लिफ्ट भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर इमेज भी दी हुई है। तो इसमें कौन सी जो नर्व है अफेक्टेड होती है फूड ड्रॉप में, वो है डीप पेरोनियल नर्व। नेक्स्ट इज डेलिरियम ट्रेमर्स इज अ विड्रॉल सिम्टम ऑफ। तो आपने डेलिरियम पढ़ा है, डिमेंशिया पढ़ा है, बट यहाँ पर डेलिरियम ट्रेमर्स है। तो किसका विड्रॉल सिम्टम है? विड्रॉल सिम्टम ऐसे सिम्टम होते हैं जब भी आप कोई ऐसी मेडिसिन या फिर कुछ भी ऐसे पदार्थ ले रहे हो, उनको लेने के बाद आप यदि उनको सडनली स्टॉप कर दें तो आपकी बॉडी क्या करेगी? एक अपोजिट तरीके से रिएक्शन भी शो करेगी। तो वो सिम्टम क्या कहलाते हैं? विड्रॉल सिम्टम। तो डेलिरियम ट्रेमर्स किसका विड्रॉल सिम्टम है? ओपियोइड्स, एल्कोहलिज्म, कैनाबिस और डी है यहाँ पर कोकीन। तो जो डेलिरियम ट्रेमर्स है ये एल्कोहलिज्म का मोस्ट कॉमन और बहुत ही हार्मफुल क्या है सिम्टम है। जो भी लोग एल्कोहलिज्म या फिर शराब पीते हैं और सडनली उसको स्टॉप कर देते हैं, उसमें डेलिरियम ट्रेमर्स की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। और इसमें जो अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम के और अदर सिम्टम्स भी होते हैं, शेकिंग, कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन। और जो डेलिरियम ट्रिमर जनरली तब देखने को मिलते हैं यदि आपने 2 से 5 दिन तक लास्ट टाइम ड्रिंक किया हो, तो एक क्या हो सकते हैं? बहुत ही एडवर्स तरीके का रिएक्शन दिखा सकते हैं, और ये बहुत ही क्या होते हैं? फैटल होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो इसमें क्या होगा? साथ ही साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, कन्फ्यूजन भी होगी, पूरी बॉडी भी शेक होगी। तो जो सेडेटिव्स होते हैं जनरली, ताकि सेडेटिव्स देने के बाद क्या हो जाए? रिलैक्स हो जाए। तो डेलिरियम ट्रिमर्स को ट्रीट करने के लिए क्या दिए जाते हैं अल्कोहलिज्म पेशेंट में? सेडेटिव्स, ताकि पेशेंट फुली रिलैक्स रहे। नेक्स्ट इज अ क्रॉनिक एल्कोहलिक पेशेंट ब्लेम्स हिज फैमिली एनवायरनमेंट फॉर हिज एल्कोहलिज्म। Which of the following defense mechanism was used for patient? एक क्रॉनिक एल्कोहलिक पेशेंट है, बहुत लॉन्ग टाइम से शराब पी रहा है और वो अपनी फैमिली के एनवायरनमेंट को, माहौल को ब्लेम कर रहा है उसके शराब पीने के लिए कि मेरी फैमिली ऐसी है जिस कारण से मैं शराब पीता हूँ। तो किस तरीके की डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ की गई है उस पेशेंट के थ्रू? आपने एटलीस्ट 20 टाइप्स की जो डिफेंस मैकेनिज्म है, कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ी है। तो इनमें से यहाँ पर वही है कि दूसरों पर इसका आरोप लगा रहे हैं कि एक मेरी वजह से नहीं हुआ, किसी और के कारण हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर प्रोजेक्शन, सब्लिमेशन, डिनाइल और रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पर पेशेंट क्या कह रहा है कि मैंने शराब अपने फैमिली के माहौल के कारण पी है, एनवायरनमेंट के कारण पी है। तो किस तरीके की डिफेंस मैकेनिज्म है? प्रोजेक्शन, दूसरों पर ब्लेम करना। और यहाँ पर एक अदर जो और ऑप्शन दिए हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? चैनलिंग नेगेटिव अर्ग एंड इम्पल्स इनटू पॉजिटिव सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। तो इसमें क्या होगा जनरली कि सब्लिमेशन में किसी दूसरे पर अपनी गुस्सा निकालेंगे और कहेंगे कि मैंने तो बहुत अच्छा काम किया तब भी मेरा ऐसा काम नहीं हो सका। रैशनलाइजेशन में क्या है? एक्सक्यूज बनाना किसी भी तरीके के। तो इसके लिए क्या कहते हैं? मेकिंग एक्सक्यूज डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ब्रेस्ट फीडिंग? कौन सी मेडिसिन है जो ब्रेस्ट फीडिंग, जो लेडीज ब्रेस्ट फीड करवाती हैं अपने बेबीज के लिए, उनमें कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है? प्रोप्रानोल, सेफेलोस्पोरिन, जिडोविडिन और सल्फोनाइल यूरिया। तो जो मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेट है ब्रेस्ट फीडिंग में वो है सल्फोनाइल यूरिया। एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका यूज जनरली डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। तो ये मेडिसिन क्या है? जो भी लेडीज ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं अपने बच्चों के लिए उनमें कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है।
तो गाइज ये थे टोटल 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना भाई। थैंक यू, बाय बाय।